नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन अगस्त के पहले सप्ताह में कराने का प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड के खिलाफ लड़ाई निर्णायक चरण में। उच्च स्तरीय केंद्रीय दल कल बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, G20 कार्य योजना कोविड के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक प्रतिबद्धता दर्शाता है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आतंकवाद की घटनाओं में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को 25 लाख रुपए का जीवन बीमा देने का निर्णय लिया। और आयकर विभाग स्वैच्छिक आयकर अनुपालन के लिए सोमवार से अभियान शुरू करेगा। समाचार संध्या में अपने सहयोगी रवि कपूर के साथ मैं मुकेश कुमार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम तय हो गया है। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 3 या 5 अगस्त को किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज दोपहर को अयोध्या में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। ट्रस्ट ने भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। मंदिर निर्माण की तिथि पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना महामारी और देश की सीमाओं पर मौजूद तनाव के मद्देनजर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पुष्टि होने पर ही भूमि पूजन की तिथि को अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने के लिए राजी हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से तय किए जाने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य 3 या 5 अगस्त में से किसी भी तारीख पर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर के स्वरूप में मामूली बदलाव किया गया है और अब मंदिर में 3 की बजाय 5 गुम्बद होंगी। इसी तरह से मंदिर की ऊंचाई भी अब 161 फीट हो जाएगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण में एक अनुमान के मुताबिक 3 से 3.5 साल का समय लग सकता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में है तथा कोरोना वायरस के लिए टीका तैयार करने में मानव पर परीक्षण शुरू हो गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले कई महीनों से इसके टीके के विकास पर काम चल रहा है और नतीजे सकारात्मक मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत शीघ्र ही इस महामारी से पूरी तरह निपटने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि टीके के प्रारंभिक परीक्षण के दौरान कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि परीक्षण 14 संस्थानों में चल रहे हैं तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक हर आंकड़े पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। देश में कोविड-19 से संक्रमित 6.5 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सरकार ने कहा है कुल 6,53,751 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 62.93 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में करीब 18,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,58,692 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 34,884 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 10,38,716 हो गई है। एक दिन में 671 लोगों की मौत के साथ कुल संख्या 26,273 तक पहुंच गया है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 73 से ज्यादा है। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने वालों का राष्ट्रीय प्रतिशत 62.93 से अधिक है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 3,61,624 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 1,34,33,742 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल बिहार में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने कल राज्य का दौरा करेगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की स्थिति पर नजर रखे हुए है और राज्य सरकार के सहयोग से महामारी की रोकथाम के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। श्री चौबे ने कहा कि केंद्रीय टीम बिहार में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के तौर तरीके सुझाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार रोगियों के परीक्षण की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रही है और केंद्र
ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य को कोरोना किट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और विशेषज्ञों की कोई कमी न हो। इस बीच राज्य में 1742 नए मामलों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 23,300 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए प्रयास और तेज करने को कहा है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि पाबंदियों का फायदा कंटेनमेंट और बफर जोन के अंतर्गत आने वाले इलाकों में निगरानी और रोकथाम के लिए किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने संक्रमण का जल्द पता लगाने और मृत्यु दर कम करने पर भी बल दिया है। राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि महामारी के कम से कम 80% नए मामलों में रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें 72 घंटे के भीतर क्वारंटीन किया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण नए मामलों और उनके संपर्क में आए लोगों के आधार पर किया जाना चाहिए। कोविड योद्धा पोर्टल पर एनसीसी स्वयंसेवकों और अन्य कर्मियों की सूची उपलब्ध है, जिसका उपयोग रोकथाम और निगरानी के कार्य में किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को रोजाना 1 लाख लोगों पर कम से कम 14 लोगों का परीक्षण अवश्य करना चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संक्रमित लोगों की संख्या 10% से अधिक न बढ़े। सरकार ने लोगों को कोविड महामारी के दौरान खरीदारी के लिए बाजार जाने से संबंधित नए नियमों का पालन करने की सलाह दी है। कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते समय न्यू नॉर्मल में हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग और चेहरे को न छुए जाने जैसी सावधानियां शामिल हैं। जरूरत वाले सामानों की पहले से सूची तैयार करना बेहतर होगा और यदि संभव हो तो केवल एक व्यक्ति को ही घर से बाहर निकलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना थैला ले जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसका संपर्क सतह से कम हो। वहीं मोबाइल और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। लोगों को जरूरत के अनुसार ही सामान खरीदना चाहिए, न कि उनका भंडारण करना चाहिए। दुकानों पर हमेशा लोगों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए और भुगतान करने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एक दूसरे से संपर्क न हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गुजरात में चिकित्सा कर्मियों को होने वाले कोविड-19 संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए सर सयाजीराव गायकवाड़ अस्पताल के कोविड वार्ड में 3 रोबोट तैनात किए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये रोबोट कोविड मरीजों को भोजन और दवा देने के अलावा थर्मल स्क्रीनिंग का भी काम करेंगे। ये पूरी तरह से स्वचालित रोबोट मेक इन इंडिया नीति के तहत भारत में निर्मित है। एल&टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत इस परियोजना का खर्च उठाया है। आकाशवाणी से बात करते हुए गुजरात कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम थेनरसन ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 रोगियों को दूरस्थ रूप में सेवाएं प्रदान करना है और अस्पताल में अनधिकृत प्रवेशों की जांच करना है। This robots will check the temperature and also ask the people to wear the mask if they don't wear the mask. In addition to that, this other 2 robots will provide medicine, food to the beds without contact. यह परियोजना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक निजी भागीदारी का अच्छा उदाहरण है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लागू लॉकडाउन को 22 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इससे लोगों की आजीविका प्रभावित नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान 26 सेक्टर्स को इससे छूट दी गई है। लॉकडाउन के दौरान 900 सड़कों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। शहर की 241 चौकियों पर पुलिस तैनात की गई है। लॉकडाउन को पूरी तरह लागू करने में पुलिस की सहायता के लिए करीब 13,000 सिविल पुलिस वार्डन की तैनाती की गई है। इस बीच राज्य में एक सचल गहन चिकित्सा कक्ष विकसित किया गया है। इसे एक निजी कंपनी ने बनाया है। जहाजों के जरिए भेजे जाने वाले कंटेनरों में बनाए गए इस चिकित्सा कक्ष को कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस चिकित्सा कक्ष में मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक सभी चिकित्सा उपकरण लगे हुए हैं। प्रत्येक कंटेनर में 5 बिस्तर लगाए गए हैं। इनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति, वातानुकूलित प्रणाली, कैमरा तथा फोन की सुविधा भी है। चेन्नई में कोविड संक्रमण के मामले अब 47 दिन में दोगुने हो रहे हैं। निगम आयुक्त प्रकाश ने आज चेन्नई में कहा कि शहर में सबसे ज्यादा प्रभावित रोयापुरम इलाके में कोरोना संक्रमण के मामले अब 97 दिन में दोगुने हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु में सबसे अधिक कोविड-19 के मरीज चेन्नई में हैं। हालांकि निगम आयुक्त प्रकाश ने कहा है कि महामारी को नियंत्रित करने से जुड़े महत्वपूर्ण मानकों में उल्लेखनीय सुधार के कारण वे अनलॉक के अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाल ही में कोरोना संक्रमण की दर 12 से घटकर 8 हो गई है और जल्द ही इसे आधा स्तर 5 पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्तव्यनिष्ठ जनता घर घर जाकर निगरानी करने जैसे प्रभावी उपायों, क्लिनिकों, अधिक जांच करने और डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस तथा अन्य कर्मचारियों के अथक प्रयासों से ये संभव हुआ है। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 10 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 282 हो गई है। राज्य में 122 सक्रिय मामले हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से पीड़ित 160 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन अगस्त के पहले सप्ताह में कराने का प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड के खिलाफ लड़ाई निर्णायक चरण में। उच्च स्तरीय केंद्रीय दल कल बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, G20 कार्य योजना कोविड के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक प्रतिबद्धता दर्शाता है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आतंकवाद की घटनाओं में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को 25 लाख रुपए का जीवन बीमा देने का निर्णय लिया और आयकर विभाग स्वैच्छिक आयकर अनुपालन के लिए सोमवार से अभियान शुरू करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कोविड महामारी के मद्देनजर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा के लिए G20 देशों के वित्त मंत्रियों की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि G20 कार्य योजना कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि महामारी के संकट को देखते हुए ये प्रयास प्रासंगिक और प्रभावी बने रहने चाहिए। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के दौर में लोगों की मदद के लिए भारत सरकार की ओर से किए गए नीतिगत उपायों को बैठक में साझा किया। उन्होंने इस संदर्भ में भारत सरकार के $295 अरब के वित्तीय पैकेज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निचले स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर विश्व में सबसे ज्यादा है। आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके दायरे में 50 करोड़ लोग हैं। टुडे आवर आयुष्मान भारत स्कीम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम कवरिंग 500 मिलियन इंडिविजुअल्स। In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद को कल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य विकासशील देशों की भी मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना मुक्ति को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस क्रम में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष 3 करोड़ 80 लाख टन की कमी आई है। इसके लिए गांवों में बिजली पहुंचाई गई है, 8 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है और ऊर्जा बचत के अन्य उपाय भी शुरू किए गए हैं। Over the past few years, we have reduced
38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures. महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ नैनो फैब्रिक्स के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने को लेकर महत्वपूर्ण शोध किया है। विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर नितिन करमालकर ने बताया कि वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे तकनीक से कोरोना वायरस सहित बहुत से घातक वायरसों को नष्ट किया जाना संभव है। सेंटर ऑफ नैनो फैब्रिक्स के डॉक्टर किरण कुमार शर्मा ने प्रोफेसर पीएस पाटिल और डॉक्टर किरण पवार के निर्देशन में ये शोध कार्य किया है। एक रिपोर्ट। शोधकर्ताओं की टीम ने आज कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर नितिन करमलकर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परीक्षणों में पाया गया है कि कपड़ों पर वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने पर उन पर मौजूद SARS-CoV-2 के 99.99% से अधिक विषाणु निष्क्रिय हो गए। वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत आसान है। एक व्यक्ति को सिर्फ अपने कपड़ों पर यह स्प्रे करना होता है। यह स्प्रे तब तक सुरक्षा कवच का काम करता है जब तक कपड़े धोए नहीं जाते। अमेरिका के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार इसमें केवल जैविक कार्बोक्सिलिक एसिड यौगिक शामिल हैं, जो जहरीला नहीं होता बल्कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। यह यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी अनुमोदित है। यह वायरस शील्ड फैब्रिक स्प्रे जल्द ही सभी प्रमुख दवा दुकानों पर आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। 250 मिलीलीटर की एक बोतल पर 270 रुपए खर्च होंगे। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केरल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर तिरुवनंतपुरम जिला के तटवर्ती क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन बिना किसी छूट के अगले 10 दिनों तक लागू रहेगा। पुथुरा और पुलवेला सहित जिले के तटवर्ती क्षेत्रों को 3 खतरनाक कंटेनमेंट जोन में बांट दिया गया है। इन क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैलने की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु सरकार कोविड-19 के इलाज के लिए एलोपैथी के साथ स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को भी समान रूप से महत्व दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने आप कोई दवा न लें, बल्कि संक्रमण का थोड़ा भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 लाख से ज्यादा कोविड मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। इनमें 1600 गर्भवती महिलाएं भी हैं। इससे पूर्व डॉक्टर विजय भास्कर ने कोविड से बचाव की जानकारी वाली पुस्तिकाओं का एक सेट भी जारी किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को सलाह दी है वे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी अन्य दवाओं का इस्तेमाल चिकित्सक की परामर्श के बिना न करें। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के समीप अग्रिम चौकियों का दौरा किया और वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश को उन बहादुर सिपाहियों पर बहुत गर्व है जो हर स्थिति में भारत की रक्षा के काम में लगे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह ने अमरनाथ गुफा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री राजनाथ सिंह ने कल श्रीनगर में सेना के अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने सैन्य बलों से कहा कि वे पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दें। एक उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री ने सैनिकों से कहा कि वे पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर कड़ी निगरानी रखें। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्र
शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने सभी चुने गए विकास खंड परिषद अध्यक्षों, सरपंचों, पंचों और जम्मू कश्मीर की नगर निकायों के सभी सदस्यों को आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में मृत्यु होने पर 25-25 लाख रुपए के जीवन बीमा के दायरे में लाए जाने की मंजूरी दी। इस फैसले का उद्देश्य स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों को आतंकवादियों से लगातार खतरे से सुरक्षा प्रदान कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के अमसीपुरा गांव में 3 आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। गांव में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में खुफिया सूचना मिलने पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के बाद ये मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल जैसे ही संदिग्ध ठिकाने की ओर पहुंचा, आतंकवादियों ने बाग में बने एक घर से उन पर गोलियां चलाईं। राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने कांग्रेस द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर मामला दर्ज किया है। एसीबी ने मुख्य सचेतक महेश जोशी द्वारा हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष दायर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एसीबी के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि श्री जोशी के बयान दर्ज किए गए और उन्होंने कल एसीबी के सामने कुछ ऑडियो क्लिप भी पेश की थी। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने तथा विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 1 जबकि एसओजी द्वारा अब तक 3 केस दर्ज किए जा चुके हैं। एसओजी ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। 2 दिन पहले विधायकों की कथित खरीद फरोख्त से जुड़ी ऑडियो क्लिप्स वायरल होने के बाद से कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा ने एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। इस बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने आज राज्य की गहलोत सरकार को समर्थन देने की घोषणा की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कथित फोन टैप मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राज्य सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या उसने फोन टैपिंग की या नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेता दावा कर रहे हैं कि ऑडियो टेप असली है, जबकि एफआईआर में इसको लेकर कयास ही लगाए गए हैं। दुगन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रही है वो हम देख रहे हैं। एसओपी फॉलो हुआ, फोन टेपिंग इत्यादि किया गया, क्या संविधान को ताक पे रखा गया, क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है, क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर कांजीवरम श्री रंगाचारी शेषाद्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि बहुमुखी प्रतिभा और गणित के विद्वान प्रोफेसर शेषाद्री बीज गणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि उनके निधन से भारत ने एक संस्था निर्माता को खो दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर शेषाद्री के निधन से देश ने एक ऐसे बुद्धिजीवी को खोया है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में शानदार काम किया। श्री मोदी ने कहा कि उनके कामों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। 88 वर्षीय प्रोफेसर शेषाद्री का कल निधन हो गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर स्वैच्छिक अनुपालन ई अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि 11 दिन के इस अभियान में उन करदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 में या तो कर जमा नहीं किया है अथवा जिनके रिटर्न में विसंगतियां हैं। बोर्ड के अनुसार ई अभियान का उद्देश्य करदाताओं के कर और आयकर विभाग के पास उपलब्ध उनकी वित्तीय लेन देन सूचना को मान्यता देना है। इस अभियान के जरिए स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि विशेष रूप से आकलन वर्ष 2018-19 के संदर्भ में करदाताओं को नोटिस और छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। इस ई अभियान के अंतर्गत आयकर विभाग चुने हुए करदाताओं को ईमेल और एसएमएस भेजकर उनसे ऐसी वित्तीय लेन देन संबंधी सूचना की पुष्टि कराने के लिए कहेगा जिसका विवरण आयकर विभाग के पास है। आयकर विभाग को ये विवरण वित्तीय लेन देन, भुगतान पर कर कटौती, आधार स्तर पर कर संकलन और विदेशी धन प्रेषण के माध्यम से उपलब्ध होता है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष एनडीआरएफ में आपदा प्रबंधन के लिए किसी व्यक्ति या संस्थान से योगदान और अनुदान प्राप्त करने के वास्ते तौर तरीके निर्धारित किए हैं। गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा आरटीजीएस, एनईएफटी या यूपीआई के माध्यम से तथा भारत कोष पोर्टल के जरिए योगदान या अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय प्रपत्रों को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय सचिवालय के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। प्रपत्र के पीछे व्यक्ति एनडीआरएफ को योगदान या अनुदान के बारे में उल्लेख कर सकता है। अमरीकी प्रशासन ने भारत से अमरीका के लिए शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में पहले जारी अपना आदेश वापस ले लिया है। पिछले महीने जारी इस आदेश में अमरीकी प्रशासन ने कहा था कि अमरीका के लिए कोई भी उड़ान शुरू करने के पहले भारतीय एयरलाइंस को पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये उड़ानें भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए शुरू की गई थी। अमरीकी सरकार ने इस आदेश को प्रभावी होने से पहले ही वापस ले लिया है। अमरीकी परिवहन विभाग ने भारत सरकार की ओर से दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने के फैसले के बाद ये कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त अरब अमारात से भारत के लिए द्विपक्षीय विमान सेवाएं शुरू करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की थी। एक रिपोर्ट। अमेरिका द्वारा भारतीय यात्री विमानों के संबंध में पूर्व स्वीकृति के आदेश की वापसी को एक स्वागत योग्य कदम के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी परिवहन विभाग के इस कदम से स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीयों को सुचारू रूप से वापस लाया जा सकेगा। इससे पहले पिछले ही महीने अमेरिका ने अपने हवाई जहाजों के भारत से आगमन और प्रस्थान के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था की मांग की थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कुछ देशों से सीमित द्विपक्षीय हवाई यात्रा की शुरुआत के साथ ही कई देशों के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों की आवाजाही सरल हो गई है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के नागरिक जो अपने देशों में वापस जाना चाहते हैं या अन्य कारणों से यात्रा करना चाहते हैं, वे एयर इंडिया, एयर फ्रांस, यूनाइटेड एयरलाइंस, लुफ्थांसा और अन्य अनुमत एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ अपने टिकट बुक करा सकते हैं। भारत अब तक वंदे भारत अभियान के अंतर्गत दुनिया भर से 6,50,000 से अधिक नागरिकों को प्रत्यावर्तित कर स्वदेश ला चुका है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यवहारिक उपयोग के लिए कार्य करने वाले फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर पेप्टाइड आधारित संभावित टीके का संश्लेषण किया है। संस्थान का कहना है कि ये टीका संक्रमण की अधिकता वाले स्थानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इससे टीका लगाने वालों में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है जिससे वायरस के हमले को रोका जा सकता है। यह भी बताया गया है कि इस टीके के शरीर में वायरस का अंत करने वाली एंटीबॉडी पैदा की जा सकती है जिससे फेफड़े से संबंधित विकार में कमी आती है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 तथा अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने तथा धूल भरी आंधी के आसार हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में कहीं कहीं बादल छाए रहने के साथ ही गरज के साथ बारिश होने तथा धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और धूल भरी आंधी चलने तथा बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 22 तथा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन अगस्त के पहले सप्ताह में कराने का प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड के खिलाफ लड़ाई निर्णायक चरण में। एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल कल बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, G20 कार्य योजना कोविड के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक प्रतिबद्धता दर्शाता है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आतंकवाद की घटनाओं में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को 25 लाख रुपए का जीवन बीमा देने का निर्णय लिया। और आयकर विभाग स्वैच्छिक आयकर अनुपालन के लिए ई अभियान सोमवार से शुरू करेगा। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।